आज हम कंटिन्यू करेंगे द सांथल्स 2.2 द सांथल्स पायनियर सेटलर्स। तो ये आके जो है आगे राजमहल हिल्स जो था बंगाल एरिया, ये नए लोग थे सांथल्स, बाहर से आके ये यहाँ पे सेटल हुए थे। उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जाना रीड। तो हम जो है लास्ट क्लास में बुकानन के बारे में पढ़ रहे थे कि बुकानन जो था वो राजमहल हिल्स वगैरह के थ्रू गया, लोग उसे बड़ी सस्पिशियस नजर से देख रहे थे, बहुत नेगेटिवली देख रहे थे। तो ये सब हम पढ़ रहे थे। तो 1810 के एंड तक आते आते अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बुकानन जो है उसने गंजूरिया पहाड़ करके राजमहल हिल्स के अंदर एक इलाका था, उसको क्रॉस किया। वहां जाके उसने जो है कुछ गांव देखे, वहां पे जाके उसने ये देखा कि यहाँ की जो लैंड है बड़ी रॉकी है, बट यहाँ पे मिलने वाली सॉइल बहुत फाइन है, प्लस यहाँ पे जो है तंबाकू बहुत अच्छी क्वालिटी का उग रहा है। तो उन्होंने जाना कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सांथल्स बोलते हैं। जो इस गंजूरिया पहाड़ के इलाके में, गंजूरिया इलाके में रहते हैं, वो सांथल्स कहलाते हैं। और ये जो है इन्होंने ये एरिया भी रिसेंट में ही क्लियर करा है, 10-15 साल पहले। और यहाँ पे पहले पहाड़ी लोग रहते थे, पहाड़ियाज रहते थे, हिल फोक रहते थे। उनको इन्होंने पीछे पीछे जंगल के अंदर अंदर धकेला है और इस एरिया के ऊपर इन्होंने अपना राज जमा लिया है। यहाँ पर अब ये रहने लग गए हैं। नाउ सांथल जो है वो राजमहल हिल्स के अंदर कैसे आए, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। सांथल जो थे वो बंगाल के इलाके में 1780 के आसपास आने शुरू हो गए थे। जमींदार लोगों ने इनको हायर किया था कि आप लोग हमारे अंडर काम करो, आप खेती बाड़ी का एरिया बढ़ाओ। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था सांथल्स के साथ कि जितना जितना आप लैंड क्लियर करते चले जाओगे, जंगली लोगों को, पहाड़ी लोगों को और साइड में करते चले जाओगे, उनको और अंदर करते चले जाओगे, और जितना लैंड आप क्लियर करते चले जाओगे कल्टीवेशन के लिए, उसके बदले हम आपको कुछ कमीशन देंगे। ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल इनवाइट देम टू सेटल इन जंगल महल्स। इनको बोला गया कि आप जंगल महल, दैट इज राजमहल हिल्स के अंदर आप रुकोगे। एंड यहाँ पे having failed to subdue the पहाड़िया and transform them into settled agriculture, the British turned out to Santals। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अपनाई थी अंग्रेज पहाड़ियों को दबाने के लिए। उनको गोलियां चलवाई, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें करी, पर ये पहाड़िया लोग जो थे ये कंट्रोल में नहीं आ रहे थे अंग्रेजों के। अंग्रेज जो है हारते जा रहे थे पहाड़िया से। तो इन्होंने जो है नया तरीका अपनाया, इन्होंने सांथल्स को हायर करा, इसलिए कि आप पहाड़िया लोगों को साइड करो, जगह को क्लियर करो, और हम आपको इसके बदले कमीशन देंगे। द ब्रिटिशर टर्न टू सांथल, द पहाड़िया रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट रेजिस्टेंट टचिंग द फ्लो एंड कंटिन्यू टू बी टर्बुलेंट। तो जो पहाड़ी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के अंडर आ ही नहीं रहे थे, वो खेती बाड़ी करने को तैयार थे ही नहीं। वहीं पे जो सांथल कम्युनिटी थी, ये लोग बड़े मतलब कि आइडियल सेटलर थे, इनको एक जगह टिक के रहना था। ये फॉरेस्ट क्लियर करने को तैयार थे और खेती बाड़ी करने को, हल उठाने को बिल्कुल तैयार थे। दे वर रेडी टू वर्क विद फ्लो। नेक्स्ट पैराग्राफ, सांथल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन फुटहिल्स ऑफ राजमहल। इनको जो है ये लालच दिया गया कि आप राजमहल पहाड़ियों को क्लियर करो, और जितना जितना आप एरिया क्लियर करते चले जाओगे उस हिसाब से हम आपको लैंड देते रहेंगे, आप वहां पे अपना घर बना लेना, खेती बाड़ी करना, जैसे रहना है रहना। So by 1832, a large area of land was demarcated as दामिनी को। That is a separate question। दामिनी को आपको ये आएगा 2016 में, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि व्हाट डू यू मीन बाय दामिनी को। तो सांथल्स ने एक बहुत बड़ा एरिया क्लियर करा 1832 में, जिसको दामिनी को बोला गया था, और डिक्लेयर किया गया था कि ये सांथलियों की जगह है, ये जगह सांथल्स को मिलेगी। They were to live within it, practice flow agriculture, and become settled peasant. The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. The territory was surveyed and mapped, enclosed with boundary pillars. It was separated from both the world of settled agriculturists and plain and pahadiyas of the hills. तो इसके अंदर क्या करा गया है, पहाड़ियों के ठीक स्टार्टिंग में या पहाड़ी का जो इलाका आपका आता है, उसका जो है एक बड़ा से लैंड को अंग्रेजी सरकार ने बोल दिया कि ये एरिया दामिनी को का है। दामिनी को का जो इलाका है ये जो है सांथलियों का होगा, इसमें सांथली रहेंगे, सांथल लोग रहेंगे। यहाँ पे जितने भी जंगल हैं, यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, उनको आप काटोगे और यहाँ पे खेती बाड़ी करने का काम आपका है। अगर आपने 1/10 एरिया अगले 10 सालों के अंदर क्लियर नहीं करा तो हम ये जमीन आपसे वापस ले लेंगे और हम किसी और को दे देंगे। तो सांथलियों ने अंग्रेजों की ये बात मानी। वो जो टोटल उनको दामिनी को का एरिया मिला था, उसमें से 10% से भी ज्यादा उन्होंने जो है क्लियर करके उसको खेती बाड़ी का इलाके में कन्वर्ट कर दिया। After the demarcation of Daminiko, Santhal settles expanded rapidly।
तो दामिनी को के मिलते ही बहुत सारे सांथली उस एरिया में आ गए और रहना शुरू हो गया था। फ्रॉम 40 सांथल विलेजेस इन एरिया इन 1838 एज मेनी एज 1473 विलेजेस इन 1851। 13 साल के अंदर जहां पहले 40 सांथली गांव होते थे, अब वहां पे 1473 मतलब ऑलमोस्ट 1500 गांव होने लग गए थे। तो ये 1450 गांव बढ़ गए थे। तो काफी सारे, पहले 3000 सांथली की आबादी थी, अब जो है 82,000 की आबादी हो गई, 82,000 की। तो सांथली पॉपुलेशन इस इलाके में बढ़ गई बहुत ज्यादा तेजी से। Santhal myths and songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal Pass as one of the continuous mobility. ये जो सांथली लोग थे ये वर मोर लाइक जिसको आप कहते हैं ना पैस्टोरलिस्ट, नोमैडिस्ट, इस तरीके के लोग थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर टायर्ड ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर थ्रू आउट देयर लाइफ, सो दे वर वेरी हैप्पी कि इनको एक जगह सेटल होने के लिए मिल गई है। तो ये बड़ी खुशी खुशी जो है दामिनी को के इलाके में आके रहने लग गए। Here in the Damini को their journey seemed to have come to an end. इनका जो सफर था यहाँ खत्म होता था, यहाँ पे इनको एक settled life मिलती थी। When the Santhals settled on the periphery of Rajmahal Hill, the Pahadiya resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. ये सांथली लोग ही थे जो लड़ मर के इन्होंने पहाड़ी लोगों को अंदर अंदर धकेल दिया था, और पहाड़ी लोग भी इनके डर से या इनसे हार मान के कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर शिफ्ट हो गए थे, अंदर और डीपर एरिया में। Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to dry interior and to more barren and rocky upper hills. This severely affected their lives, impoverishing them in the long term. तो ये जब पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा अंदर के इलाके में चले गए, वहाँ पे सूखा था, वहाँ पे बारिश नहीं थी, पानी नहीं था, वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो ये जो पहाड़ी लोग थे इनकी लाइफ बहुत ख़राब होने लग गई, इनका लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होने लग गया। Shifting agriculture depended on the ability to move to newer and newer patches. अगर ये लोग जो था, हमने पहले पढ़ा था कि जो पहाड़ी लोग होते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चले जाते हो। जब आपके पास नंबर ऑफ या एरिया ऑफ मूविंग बहुत थोड़ा रह जाता है, तो ये घूम फिर के उसी लैंड पे आ रहे थे, और बार बार वो लैंड खराब होने से, डिग्रेड होने से उस लैंड की क्वालिटी इतनी खराब होगी वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जिससे इनका रहने का गुजारा, खाने पीने की चीजें भी कम होती जा रही थी। When the most fertile soil became inaccessible to them, being part of Daman, the Pahadiya could not effectively sustain their mode of cultivation. When the forests of the region were cleared for cultivation, the hunter amongst them also faced problem. जंगल के कट जाने से, खेती बाड़ी के बढ़ जाने से, एक तो इनका अपना एरिया कम हो गया खाने पीने का, चीजें उगाने का, दूसरा जानवर भी कम हो गए, जिससे अब ये हंटिंग गैदरिंग भी नहीं कर सकते थे। So all the problem, the agriculture, hunting, gathering, everything was affected in the life of Pahadiyas. The Santhals by contrast gave up their earlier life of mobility and settled down. जो सांथली लोग थे एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते थे, अब इन्होंने अपनी वो चीज खत्म कर दी और ये सेटल हो गए दामिनी को के इलाके में, और ये बहुत सारे क्रॉप्स उगाने लग गए, जैसे तंबाकू वगैरह हमने पढ़ा। नेक्स्ट पेज 272 पे आइए। The Santhals, however, soon found the land they bought under cultivation was slipping away from their hand. अब ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, यूरोपियंस, how can you trust them? You cannot. तो इन्होंने पहले सांथलीस को यूज करा पहाड़ी को हराने के लिए, अब इन्होंने सांथलीस की ही बैंड बजानी शुरू कर दी। पहले तो दिखा दिया कि हम तुम्हें दामिनी को का इलाका दे रहे हैं, खुश हो जाओ, पर जैसे ही इन्होंने सारा लैंड क्लियर करा, खेती बाड़ी के हिसाब से अच्छा उस लैंड को बना दिया, इन्होंने सांथलियों से भी, अंग्रेजों ने सांथलियों से भी उनकी जगह खींच ली। So the state levied heavy taxes on the land that the Santhals had cleared. Moneylender Dikus were charging them high rates of interest and taking over the land when the debt remained unpaid, and zamindars were asserting control over Damini area. तो इन्होंने क्या करा, ज्यादा टैक्सेस लेने शुरू कर दिए कि आप हमें इतना टैक्स दो, ये लैंड तो इतना अच्छा कल्टीवेशन दे रहा है, आप हमें टैक्स दोगे तभी ये लैंड आपको मिलेगा। और जब सांथली लोग ये टैक्स नहीं भर पाते थे, उनकी जमीन खींच ली जाती थी। तो कान इधर से पकड़ो या उधर से घूम फिर के जमीन जाई अंग्रेजों के पास रही थी। By 1850, the Santhals felt the time has come to rebel. ठीक है, आपको एक फोटो बनी हुई है पेज 272 पे, सिद्धू मांझी, द लीडर ऑफ सांथल रिबेलियन, वन मार्कर आ जाएगा ये, सिद्धू मांझी, ये आपको वन मार्कर में आ जाएगा। तो अब जो है सांथल बड़े परेशान हो गए थे कि हमारी जो जमीन है हमसे छीन ली गई है, हमारे पास टैक्सेस नहीं है, तो इन्होंने रिवोल्ट करने की सोची, जिसके अंदर इन्होंने जमींदार, मनी लेंडर्स, कॉलोनियल स्टेट, सबके अगेंस्ट आवाज उठाने की सोची, कोशिश करी। सांथल रिवोल्ट आपका 1855-56 में होता है, ईयर याद रखना, आपके हिस्ट्री में ईयर आए हैं। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड भीरभूम, the colonial state hoped that creating new territory for Santhal and imposing some special law, the Santhal could not be conciliated.
सांथलियों ने अपनी आवाज उठाई, अंग्रेजों ने शांत करने की कोशिश करी, ये शांत नहीं हुए, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा, गोलियां चला दी, मरवा दिया इनको, सांथलीज को। तो फिगर 10.12 में आप देखोगे सांथलीज जो है चोट खाए गिरे पड़े हैं, कुछ रिवोल्ट कर रहे हैं, सामने ब्रिटिश सरकार के लोग भी तीर पकड़ के खड़े हैं। देन फिगर 10.13 सांथल विलेजेस के अंदर आग लगा दी गई है। फिगर 10.14 सांथली जो है उनको कैदी बना के, बंदी बना के लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक तरह से खूब लड़ाई कर ली और सांथलियों को भी डरा मरा के साइड कर दिया। तो जैसे ही काम पूरा हुआ, दे वर आउट ऑफ द पिक्चर। इतना समझ में आया चाहना? नहीं, फिगर 10.11 कर लेना, ये 1 मार्क में आ सकता है। सिंधु मांझी की फोटो दे देंगे और पूछेंगे कौन है। द अकाउंट्स ऑफ बुकानन ये कहता है कि अभी हमने बुकानन की थोड़ा सा पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, कि बुकानन जो है राजमहल हिल्स में गया, लोग उसे शक से देख रहे थे, बुकानन ने ये करा, बुकानन ने वो करा। कोई दूध का धुला बंदा नहीं था वो। ठीक है, बड़ा साफ सुथरा बंदा, बड़ा अच्छा बंदा, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। ठीक है, आया हिंदुस्तान, यहाँ की प्रकृति देखने नहीं आया था, यहाँ की खूबसूरती देखने नहीं आया था वो। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, जगह जगह जाओ, हिंदुस्तान के कोने कोने को नापो और पता करो इसमें हमारे फायदे के लिए क्या क्या निकल सकता है। तो आया वो हिंदुस्तान में, उसने यहाँ की प्रकृति के बारे में, जंगलों के बारे में लिखा। बट उसका रियल काम ये था, जब वो जाता था किसी भी इलाके में, उसके साथ जो है एक पूरी टोली जाती थी, उसके साथ ग्रुप ऑफ पीपल जाते थे, जिसके अंदर ड्रॉट्समैन होते थे, सर्वेयर होते थे, डोली उठाने वाले, जिसके अंदर वो जमीन पे कदम नहीं रखता था, उसको डोली में बिठा के कंधे पे लेके जाते थे एक बहू की तरह। कूलीज उसके साथ चलते थे जो उसका सामान उठाते थे, एंड उसके साथ जो है वो कुक वगैरह, देयर वर लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो विद देम। एंड इन सब का खर्चा जो है वो कौन उठाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऐसे ही, इट वाज लाइक अ प्राइवेट कंपनी, वो फ्री फंड में ऐसे नहीं घुमाएगी उसको। उसको क्लियरली मेंशन्ड होता था, जिस भी इलाके में जा, वहाँ की सारी ज्योग्राफी हमें बता, वहाँ की सारी डाइवर्सिटी हमें बता, किस तरह से हम वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ की सॉइल, वहाँ के एरिया को हम अपने फायदे में यूज करते हैं। हमें एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इंडिया से एक एक रुपया चूस के जाना है। तो ये काम बुकानन किया करता था उनके लिए, वो एजेंट बन के जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो लोगों से जो है सरकार के तरीके से देखते, सरकार का एजेंट आ गया है, और वो हर चीज को देखता था, तोलता था, नापता था कि कौन सा पेड़ हमें फायदा दे सकता है, किससे हम क्या चीज ले सकते हैं, और हम जो है क्या क्या उगा सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। तो इन्होंने जो है एक्सप्लॉइट कितना कर सकते हैं, इन्होंने वो एरिया देखा, कौन सा पेड़ हमें फायदा देगा और कौन से पेड़ को कट कर दो, किसी की जरूरत नहीं है। वो हर एक चीज उसने जो है अंग्रेजों को जाके बताई, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस तरीके का पत्थर मिल रहा है, कहाँ पे ग्रेनाइट मिल रहा है, कहाँ पे जो है आपका माइका मिल रहा है, सॉल्ट मेकिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, एवरीथिंग वाज टोल्ड बाय बुकानन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आपका पूरा एक क्वेश्चन बनता है। You may have read that how the lives of peasants in Zamindar of colonial Bengal and Pahadiyas and Santhal of Rajmahal Hills were changing। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा कि सांथल्स, पहाड़ी लोग, ठीक है, वहाँ के आसपास के रहने वाले बंगाल के एग्रीकल्चरल लोग, पेजेंट्स लोग, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा टमल्टुअस टाइम आया था, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ काफी कनेक्टेड थे। ऐसे ही कुछ टाइम बॉम्बे में भी देखने को मिला, बंगाल की सेम पॉलिसीज बॉम्बे में अप्लाई करी, और अब हम उसका देखते हैं क्या इफेक्ट आया। One way of exploring such changes is by focusing on the peasant revolt. In such a climatic time, rebels express their anger and fury, the rise against what they perceive to be injustice. जब बंगाल के अंदर, सॉरी, बॉम्बे के अंदर बंगाल वाले रूल्स अप्लाई करे गए, वहां पे भी आपका जो है ये लॉ, सनसेट लॉ लगाया गया, वहां पे भी आपका रेतवारी सिस्टम अप्लाई करे गए, तो बंगाल तो बर्दाश्त कर गया फिर भी, पर जो बॉम्बे के लोग थे उन्होंने बर्दाश्त नहीं करा और खूब ज्यादा रिवोल्ट हो गया। तो यहाँ पे स्टेट अथॉरिटीज ने जो है do not simply repress a rebellion, they also try to understand and inquiring into the causes। तो ये जो बॉम्बे के अंदर एक रिवोल्ट हुआ, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके पीछे के क्या मुख्य कारण थे, किस तरह से उसको शांत किया गया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो सोर्स 6, सोर्स 7 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे पहले के सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। हम 3.1 पे आते हैं, अकाउंट्स बुक्स आर बर्न्ड। सबसे पहले जो बॉम्बे में रिवोल्ट हुआ था, वो सुपा करके एक जगह थी, वहां से शुरू हुआ था। इट इज अ लार्ज विलेज इन पूना डिस्ट्रिक्ट, पूना के अंदर जो है सुपा गांव पड़ता है, यहाँ से आपकी लड़ाई शुरू हुई थी।
इट वॉज अ मार्केट सेंटर जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स थे, बहुत सारे मनी लेंडर्स थे। 12 मई 1875 को रोड्स जो पेजेंट्स थे वो इस गांव से इकट्ठे होकर इस इलाके में आए, यहाँ के शॉपकीपर्स को मारा पीटा। उनके पास जो उनकी अकाउंट बुक थी, जिसको ये बही खाता बोलते थे, जिसके अंदर हर किसी का अकाउंट लिखा होता है कि मुझे इससे 300 रुपए लेने हैं, इससे 3000 रुपए लेने हैं, वो सब बुक्स जला दी गई। जितने भी डेट थे, बॉन्ड्स थे, जितने भी खाताज थे, जितने भी अकाउंट्स थे, उन सबको जला दिया, क्योंकि पहले पेपर वर्क होता था, कंप्यूटराइजेशन थी नहीं। जितने भी वहां पे गेहूं की, चावल की दुकानें थी, उनको लूट लिया गया। काफी सारी दुकानों में और घरों में आग लगा दी गई साहूकार के। तो ऐसा क्या हुआ था कि मनी लेंडर्स से, शॉपकीपर्स वगैरह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। फ्रॉम पूना ये रिवोल्ट अहमदनगर गया। उसके 2 महीने तक ये रिवोल्ट चलता रहा। 6500 किलोमीटर के अंदर ये पूरा रिवोल्ट फैल गया। 30 से भी ज्यादा गांव पे इसका इफेक्ट आया। एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम, साहूकार के ऊपर अटैक किया जाता था, खाते की बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स जला दी जाती थी। जो टेरिफाइड ऑफ प्रेजेंट अटैक्स, द साहूकार फ्लेड द विलेजेस। काफी सारे लोग गांव छोड़ छोड़ के ही चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। वेरी ऑफन लिविंग द प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स बिहाइंड, अपना घर, अपना सामान सब पीछे छोड़ के चले गए। इतना बुरा हाल हो गया था। जैसे ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा, काफी टाइम तक समझा 1873 तक कि ये हो क्या रहा है। पुलिस पोस्ट वर एस्टैब्लिश इन द विलेजेस, गांव के अंदर भी जो है पुलिस चौकियां बना दी गई, ताकि लोगों को शांत किया जा सके, रोका जा सके। बहुत ज्यादा जल्दी से आर्मी को बुलाया गया ताकि लोगों को शांत कराया जा सके। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो सारा हम अब पढ़ेंगे। इसकी पूरी एक बैकग्राउंड की स्टोरी है जो बॉम्बे में हुआ, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। तो बंगाल के अंदर एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था, उसी तरह से सेम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने बॉम्बे के अंदर भी अप्लाई करने की कोशिश करी। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। पहले वो बंगाल से बाहर नहीं गया था। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि बंगाल के अंदर इतना क्यों सीमित था, बंगाल के अंदर से, बंगाल से बाहर इसको क्यों नहीं जाने दिया गया था पहले। तो one reason that what was after 1810 agriculture prices rose, increasing the value of harvest produce। परमानेंट सेटलमेंट की खासियत क्या होती है, अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहले से ही अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपसे हम जो है सर्टेन अमाउंट का टैक्स लेंगे सालों साल तक, अगले 5 साल हम आपसे इतना टैक्स लेने वाले हैं, चाहे आप इससे ज्यादा कमाओ चाहे इससे कम कमाओ। तो हमें 100 रुपए महीने का टैक्स चाहिए चाहिए, चाहे आप 1000 रुपए कमाओ चाहे आप 50 रुपए कमाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें 100 रुपए ही चाहिए। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो या 150 रुपए कमा रहे हो, 200 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 100 रुपए उसको दे रहे हो अंग्रेजी सरकार को सिर्फ टैक्स के नाम के, अंग्रेजी सरकार खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हो और अंग्रेजी सरकार को सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो, तब उनको चुल मच जाएगी। तब उनको लगेगा अरे यार ये तो गलती कर दी, ज्यादा मांगना चाहिए। तो ऐसा हुआ। बंगाल के अंदर जो टैक्स लिए गए थे, शुरू में तो अंग्रेजों को बहुत अच्छे लग रहे थे अंग्रेजी सरकार को, पर धीरे धीरे लोगों की कमाइयां बढ़ गई, एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए, तो लोगों को पैसा ज्यादा मिलने लग गया, पर वो टैक्स के नाम पे जो उनका ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट का फिक्स था, वो उतना ही दे रहे थे। तो जिसकी वजह से अंग्रेजों को जो है वो प्रॉब्लम होने लग गई थी, और जो जमींदार थे, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनका इनकम लेवल बढ़ रहा था। Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share of its enhanced income। तो अंग्रेज चाह कर भी अपने जो टैक्सेस है उनको बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम कर दिया था। तो ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाना चाहते थे, तो अब ये नए नए तरीके सोच रहे थे कि किस तरह से हम ये पैसा लूटे। There were other reasons too. When officials devised policies, they were thinking deeply shaped by the economic theories they are familiar with. By the 1820, the economist David Ricardo was a celebrated figure in England. Colonial officials had learned Ricardian ideas during their college years. In Maharashtra, when British officials set about formulating the terms of their earlier settlement in the 1820s, they operated with the sum of the ideas. According to Ricardian ideas, a landowner should have claim only on the average rent that prevailed at a given time. When the land yielded more than this average rent, the landowner had a surplus that the state needed to tax. If tax was not levied, cultivators were likely to turn into rentiers, and their surplus income was likely to be productively invested in the improvement of the land. तो अब अंग्रेजों को एक दूसरा एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया था रिकार्डियन थ्योरी का। ये पेपर में आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी क्या कहती है कि एक इंसान जो है उसके पास भले ही कितना खेत क्यों ना हो, चाहे छोटा खेत हो चाहे बड़ा खेत हो, उसकी एक इनकम लिमिटेड होती है। अगर वो उससे ज्यादा कमा रहा है
तो वो पैसा उसको चुपचाप आके सरकार को, अंग्रेजी सरकार को दे देना चाहिए। अगर वो सरकार को नहीं देता है तो उसको वो जमीन को फर्टाइल बनाने में, जमीन के लिए और ज्यादा बेटरमेंट करने में उसको पैसा लगाना चाहिए। तो अभी जो है ये अंग्रेजी सरकार ये समझ रही थी कि बंगाल में तो हमारा जो ये परमानेंट सेटलमेंट का तरीका था ये कुछ ज्यादा खास नहीं चला, अब हमें दूसरा, जो हम किसी स्टेट में जाएंगे तो हमें बहुत सोच समझ के टैक्स सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो रिकार्डियन थ्योरी याद रखिएगा। Many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardio theory. तो सारे के सारे ये मान रहे थे कि अगर बंगाल के लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको टैक्स स्टेट को और ज्यादा देना चाहिए। Therefore, the zamindars seem to have turned into rentiers, leasing out land and living on the rental income. It was therefore necessary that British officials now felt to have a different system. तो बंगाल से बाहर अब दूसरी स्टेट्स में दूसरे तरीके के टैक्स सिस्टम लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट करी, जिससे अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेजों की ही कमाई कम हो गई है। रिकार्डियन थ्योरी क्या कहती है? रिकार्डियन थ्योरी कहती है कि अगर पूनम की एक लैंड है, पूनम जो है एक जमींदार है और पूनम के पास लैंड है, पूनम को 100 रुपए का टैक्स देना है अंग्रेजी सरकार को, और अंग्रेजी सरकार ये मान रही है कि पूनम 200-300 रुपए कमाती होगी, ठीक है। तो अगर पूनम 200-300 रुपए कमा रही है और उसमें 100 रुपए का टैक्स दे रही है, दैट इज फाइन। पर अगर पूनम 1000 रुपए कमा रही है और उसमें सिर्फ 100 रुपए का टैक्स दे रही है, तो पूनम को ऊपर से 200-250 रुपए रख के, 200 या 300 रुपए रख के, बाकी का जितना सारा पैसा है वो अंग्रेजी सरकार को दे देना चाहिए। और या फिर पूनम जो है वो अंग्रेजी सरकार को पैसा नहीं भी दे रही है, तो वो जो ऊपर का 700 रुपए 600 रुपए है वो सारा का सारा जमीन की बढ़ोतरी में, जमीन के लिए फर्टिलाइजर लाने में, जमीन के लिए और अच्छा कुछ करने में, ताकि और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसमें लगा देना चाहिए। पूनम को एक्स्ट्रा पैसा अपने पास नहीं रखेगी। ये होती है रिकार्डियन थ्योरी। समझ आया? हाँ, ये डेविड रिकार्डियो ने दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको फॉलो करती थी। ठीक है। तो जो बंगाल, बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे डेक्कन एरिया के अंदर रेवेन्यू सिस्टम, जो बॉम्बे डेक्कन के अंदर रेवेन्यू सिस्टम लाया गया उसका नाम था रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सेटलमेंट आपसे अलग से पूछ लेंगे क्या होता है। अनलाइक द बंगाल सिस्टम, द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रियोत। इसमें क्या किया गया कि अब जो है डायरेक्टली आपको टैक्स जो है, पेजेंट को डायरेक्टली टैक्स अंग्रेजी सरकार को देना है, बीच के जो वो है आपके जमींदार वगैरह उनको हटाने की बात करी गई। The revenue was directly settled with Riyadh. The average income from the different type of soil was estimated. Revenue paying capacity of the Riyadh was assessed, and a proportion of its fixed as a share of state. The land was resurveyed, and every 30 years the revenue rates increased. Therefore, the revenue demand was no longer permanent. तो रियोत वाली सिस्टम के अंडर डायरेक्ट जो है रियोत से बात करी गई, उनको बुलाया गया, उनकी जमीन को चेक करा गया कि इनकी सॉइल में क्या क्या उग सकता है, किस तरीके की सॉइल है, कितनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल है, रियोत की अपनी खुद की कैपेसिटी क्या है, क्या एबिलिटी है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। और हर 30 साल में वो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट का नया सिस्टम था, ये परमानेंट नहीं था कि सालों साल 100 साल तक यही चलता रहेगा, नहीं, हर 30 साल के अंदर रेट बढ़ेंगे। और कितना टैक्स आपसे लेना है ये आपकी बेसिक, आपकी खुद की एबिलिटी के ऊपर देखा जाएगा, आपकी जमीन कैसी है, कैसा क्रॉप उग सकता है, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप पे टैक्स लगाया जाएगा। इतना क्लियर है?